बेटा आज के लेक्चर में वेक्टर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने वाले हैं या करेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करने वाले हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अच्छा, आज के टॉपिक के जो हमारे स्टूडेंट लर्निंग आउटकम है उसके अंदर सबसे पहले हमने ये देखना है कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर, क्रॉस या आउटर प्रोडक्ट क्या होता है और उससे रिलेटेड जो पॉसिबल एमसीक्यू कंसेप्ट्स जहाँ जहाँ होंगे एमसीक्यूज के वो भी साथ साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है या नहीं करता है, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है या नहीं। याद रखिएगा वेक्टर प्रोडक्ट जो है ना वो नॉन कम्यूटेटिव नेचर रखता है। नॉन कम्यूटेटिव का मतलब क्या है कि अगर हम प्रीवियस लेक्चर रिकॉल करें जिसका मैं लिंक इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या पहले कमेंट में भी आप जो लिंक गिवन है उसको क्लिक करके इसका जो पार्ट ए है वो सुन लें। उसके अंदर हमने पढ़ा हुआ है कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा प्लस एन यूनिट वेक्टर होता है, और अगर बी क्रॉस ए लें तो वो ए बी साइन थीटा माइनस एन यूनिट वेक्टर है। पहले को इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे, दूसरे को इक्वेशन नंबर 2 कंबाइन करें तो यहाँ से नजर आ रहे हैं ये दो इक्वेशंस कि ए बी साइन थीटा तो दोनों में मौजूद है, लेकिन एक में प्लस एन है दूसरे में माइनस एन है। इसका मतलब कि जो प्लस एन है वो पॉजिटिव जेड एक्सिस की डायरेक्शन में है, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, और नेगेटिव एन नेगेटिव जेड एक्सिस की डायरेक्शन में है। इसका मतलब इनके दरमियान एंगल 180 डिग्री होने की वजह से डायरेक्शन बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए बिकॉज एंगल इज 180 डिग्री। तो ये एमसीक्यू याद रखिएगा। और उसके बाद दूसरी पॉसिबिलिटी कि ये बराबर कब हो सकते हैं अगर मैं बी क्रॉस ए के साथ नेगेटिव का साइन लगा दूं तो फिर ये बराबर हो जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव का साइन लगाने से ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए एक ही डायरेक्शन जो कि पॉजिटिव जेड एक्सिस है वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और इनके दरमियान एंगल 0 डिग्री होगा। ये भी एमसीक्यू का पॉइंट है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि अगर वेक्टर प्रोडक्ट का दो परपेंडिकुलर वेक्टर हों तो उनका वेक्टर प्रोडक्ट कैसे निकाले जाएंगे। जैसे ये दो वेक्टर ए और बी उनका परपेंडिकुलर वेक्टर है, वेक्टर प्रोडक्ट का फार्मूला लगाया ए बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। अब चूंकि यहाँ पर एंगल 90 डिग्री है तो हम अगर टेबल में देखें तो साइन 90 पर आंसर मिलता होता है 1। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करें, साइन 91 मिला तो पता लगा कि ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर वेक्टर के लिए प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स और उसके साथ एन यूनिट वेक्टर है। ठीक है, एन यूनिट वेक्टर जो कि इसकी डायरेक्शन को भी जाहिर कर रहे हैं। और हमें ये पता लगा कि यहाँ से जो रिजल्ट मिल रहा है वो मैक्सिमम मिल रहा है मैग्नीट्यूड की फॉर्म में। और अगर इसकी यूनिट वेक्टर फॉर्म देखें बड़ी सिंपल है, चूंकि परपेंडिकुलर है तो फॉर एग्जांपल एक आई के लॉन्ग है, एक्स के लॉन्ग है तो दूसरा वाई के लॉन्ग होगा। इट्स मीन अगर एक्स वाले को मैं आई ले लूँ तो वाई वाले को मैं जे ले लूँगा। तो आई क्रॉस जे इज इक्वल टू, अब आगे हमारे पास है आई की मैग्नीट्यूड, उसके बाद ये नेक्स्ट है ए की मैग्नीट्यूड, साइन एंगल दोनों के दरमियान 90 है 90 लिखेंगे, और इनकी जो डायरेक्शन है वो अलॉन्ग पॉजिटिव जेड एक्सिस होती है तो यहाँ पर हमने के लिख लिया। तो आई यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1, जे यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1, साइन 90 पर भी 1, तो सिर्फ बच गया हमारे पास के यूनिट वेक्टर। तो पता लगा कि आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के है। सिमिलरली अगर मैं नेक्स्ट जे क्रॉस के करूं तो उसका भी सोल्यूशन निकालें तो आई के बराबर आएगा। सिमिलरली अगर मैं के क्रॉस आई करूं तो उसका भी सोल्यूशन निकालें तो सोल्यूशन निकालने के बाद जे आएगा। अब ये सोल्यूशन के चक्कर में जाने से बेहतर है कि हम कोई शॉर्टकट टेक्निक बनाएं जिससे हमें इजीली मेमोराइज भी हो सके और एमसीक्यू कंसेप्ट भी क्लियर हो सके। तो उसके लिए हमें एक सर्कल बनाना है। सर्कल बनाने के बाद यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आई, यहाँ लिख देता हूँ जे और यहाँ लिख देता हूँ के। और इनकी अगर रोटेशन देखें, ये रोटेशन है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। देखें ये इस तरफ से मूव करता हुआ इधर जा रहा है, ये एरो इस तरफ को है और ये एरो नीचे की तरफ, मतलब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। अब इसको याद करने का बड़ा सिंपल तरीका है, जब भी हम रोटेशन लेंगे एंटी क्लॉकवाइज उस वक्त साइन पॉजिटिव लेना है, और इससे आगे हम देखेंगे जब रोटेशन लेंगे क्लॉकवाइज तो उस वक्त हमने साइन नेगेटिव लेना होगा। सबसे पहले देखें ये यूनिट वेक्टर आई है और ये यूनिट वेक्टर जे है। आई क्रॉस जे लूंगा तो इसके आगे जो यूनिट वेक्टर ठहरा है वो लिख दूंगा और साथ प्लस का साइन, यानी आई क्रॉस जे इज इक्वल टू प्लस के हो गया। सिमिलरली अब जे क्रॉस ये के ठहरा हुआ है तो विच इज इक्वल टू इसके आगे जो यूनिट वेक्टर पड़ा हुआ है वो लिख लेंगे जो कि आई के बराबर है, तो जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई। सिमिलरली नेक्स्ट के क्रॉस आई इज इक्वल टू, यहाँ जे ठहरा हुआ है तो प्लस का जे आ जाएगा। ओके, तो इसको याद करने का बड़ा सिंपल सा शॉर्टकट टेक्निक है, इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। सिमिलरली
अब अगर मैं सर्कल बनाऊं, सर्कल में आई जे के यूनिट वेक्टर को क्लॉकवाइज रोटेट करवाऊं, जैसे देखें ये क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है, तो क्लॉकवाइज रोटेशन के केस में याद रखना है कि हमने जो साइन लेना है वो नेगेटिव यूज करना है। ये बात माइंड में रखने कि क्लॉकवाइज के केस में साइन नेगेटिव यूज करेंगे। तो ये हमारे पास क्लॉकवाइज का केस, साइन नेगेटिव। अब हम थोड़ा इसके अपोजिट चल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अब मैं ले रहा हूँ जी जे क्रॉस आई, तो आगे जो यूनिट वेक्टर ठहरा होगा उसको माइनस के साइन के साथ लेंगे। सिमिलरली नेक्स्ट अगर मैं लूँ, ये हमारे पास है के क्रॉस जे, ये देखें ये वाला के है और ये हमारे पास जे है, तो इसके पास यहाँ जो ठहरा हुआ है इसके साथ माइनस का साइन लगाएंगे, तो के क्रॉस इज इक्वल टू माइनस आई। सिमिलरली अगर मैं लूँ आई क्रॉस के, तो ये हमारे पास आई है और ये हमारे पास के है, तो आई क्रॉस के और ये हमारे पास क्या मौजूद है जे, तो यहाँ से मिल जाएगा माइनस के साइन के साथ ये मिल जाएगा। ओके, तो पता लगा सिंपल से है कि अगर वेक्टर प्रोडक्ट हो और उनके यूनिट वेक्टर फॉर्म लेनी है जो कि एमसीक्यू के हवाले से काफ़ी ज़्यादा अहम है, तो सर्कल बनाएं, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन प्लस साइन, क्लॉकवाइज रोटेशन नेगेटिव साइन, जस्ट फॉर एमसीक्यू के लिए। उसके बाद नेक्स्ट अगर अगली प्रॉपर्टीज़ पे जाएं तो 3 प्रॉपर्टीज़ कंसेक्टिव पढ़ने वाले हैं। एक देखने वाले हैं कि अगर वेक्टर हो पैरेलल तो उनका वेक्टर प्रोडक्ट क्या होगा। पैरेलल का मतलब एंगल 0 डिग्री होता है। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू साइन 0 डिग्री, एन यूनिट वेक्टर पुट करेंगे तो साइन 0 पर होता है 0, तो पता लगा यहाँ से 0 मल्टीप्लाई यूनिट वेक्टर विच इज इक्वल टू नल वेक्टर। जब हम 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट वेक्टर से तो हमें नल वेक्टर मिलेगा। तो उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें 2 वेक्टर एंटी पैरेलल हो, एंटी पैरेलल का मतलब क्या है, उनके दरमियान एंगल 180 डिग्री है, तो साइन 180 डिग्री पुट करें तो 180 डिग्री पुट करने से भी यहाँ नजर आ रहा है कि आंसर 0 होता है 180 पर, तो 0 मल्टीप्लाई यूनिट वेक्टर, आंसर नल वेक्टर। सिमिलरली अगर वेक्टर्स हो का सेल्फ प्रोडक्ट ले, अब सेल्फ प्रोडक्ट में 2 बातें हमें पता है, पिछले टॉपिक में पढ़ा था। एक ये कि इनके दरमियान एंगल 0 डिग्री होना चाहिए, दूसरा इनकी जो मैग्नीट्यूड है वो भी सेम होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड मस्ट बी सेम। तो हमारे पास लेट्स सपोज ये 2 वेक्टर है ए जिनकी मैग्नीट्यूड भी सेम है नजर आ रहा है और डायरेक्शन भी सेम है, इट्स मीन ये सेल्फ प्रोडक्ट लिया जा सकता है। तो ए क्रॉस ए इज इक्वल टू साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर, तो उसके बाद आ गया ए क्रॉस ए इज इक्वल टू ए साइन, चूंकि पैरेलल है 0 डिग्री होगा तो साइन 0 डिग्री पर क्या होता है 0, तो साइन जब सारा ये 0 इस ए से मल्टीप्लाई होगा जवाब मिलेगा 0, 0 मल्टीप्लाई एन यूनिट वेक्टर, तो जवाब देगा हमें नल वेक्टर। ओके, तो याद रखना है कि ये 3 केसेस हैं, तो अगर पैरेलल वेक्टर लें, एंटी पैरेलल वेक्टर लें या सेल्फ प्रोडक्ट लें, तीनों केसेस के अंदर हमें जो आंसर मिलने वाला है वो नल वेक्टर ही मिलने वाला है। ओके, अब अगर इनके यूनिट वेक्टर फॉर्म है तो यूनिट वेक्टर फॉर्म का मतलब है आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस ले। तो आई क्रॉस आई लें, कैलकुलेशन करें साइन 0 डिग्री पुट करने से, तो हमें यहाँ पर आंसर मिलेगा नल वेक्टर। सिमिलरली नेक्स्ट यानी कि नल वेक्टर से मुराद ये 0 और उसके ऊपर हम वेक्टर फॉर्म को ले सकते हैं जिसे नल वेक्टर कहा जा सकता है। सिमिलरली जे क्रॉस दे ये भी हमें नल वेक्टर मिलेगा, सिमिलरली के क्रॉस की ये भी हमें नल वेक्टर मिलेगा, और नल वेक्टर को यूं भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इसके ऊपर आप वेक्टर की फॉर्म लगा दें तो ये ज़्यादा सूटेबल है। क्लियर, तो समझ आ गई हमें बात यहाँ से कि यूनिट वेक्टर फॉर्म से भी हमें नल वेक्टर मिला, और अगर वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन ले तब भी हमें यहाँ से नल वेक्टर मिल जाएगा। अब एक एमसीक्यू है जी, वो कहते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ आउटर प्रोडक्ट एट 60 डिग्री, 60 डिग्री पर मैग्नीट्यूड निकाले आउटर प्रोडक्ट की। आउटर प्रोडक्ट होता है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन, और आगे आ जाएगा 60 डिग्री और उसके साथ ये एन यूनिट वेक्टर, बल्कि इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है तो एन यूनिट वेक्टर नहीं होगा, तो साइन 60 देखे ऊपर किसके बराबर है 3√/2, तो पता लगा 3√/2 और ए बी एज इट इज, तो इसमें हमारा चार्ली ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखें कि आई डॉट आई प्लस जे क्रॉस जे इज इक्वल टू, क्या इसका ऑप्शन क्या होगा। क्लियर है, ये देखने नजर आ रहा है, ये है स्केलर प्रोडक्ट, और अगर देखें तो ये हमारे पास है वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब ये यहाँ से एक स्केलर क्वांटिटी है, और ये वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो बताएं क्या स्केलर क्वांटिटीज वेक्टर में ऐड हो सकती है, नहीं हो सकती, इसका मतलब इसका ऑप्शन पॉसिबल ही नहीं है, तो डेल्टा ऑप्शन नॉट पॉसिबल पर टिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि अगर वेक्टर प्रोडक्ट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में लें तो क्या मिलेगा। उसके लिए फर्ज करते हैं 2 वेक्टर हैं ए और बी, इनका प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के,
मल्टीप्लाई बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस जी जेड के, इनको मल्टीप्लाई करने से हमें नजर आ रहा है मल्टीप्लीकेशन किस तरह से होगी। सिंपल है, पहले हम इसी को, ये जो पहला हमारे पास कंपोनेंट है इसको हमने तीनों बी के कंपोनेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। सिमिलरली जो ए का दूसरा कंपोनेंट है इसको भी हमने बी के तीनों कंपोनेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद सिमिलरली जो ए का तीसरा कंपोनेंट है उसको भी हमने बी के तीनों कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करने हैं। तो मल्टीप्लाई करने से यहाँ से हमें मिलेगा ए एक्स बी एक्स आई क्रॉस आई, सिमिलरली ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे आ जाएगा, उसके बाद ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के आ जाएगा, सिमिलरली ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई आ जाएगा, सिमिलरली ए वाई बी वाई जे क्रॉस जे, और अगर ऊपर देखें फिर ए वाई बी जेड जे क्रॉस के आ जाएगा, और फाइनली ए का थर्ड कंपोनेंट ए जेड बी एक्स इज इक्वल टू के क्रॉस आई प्लस ए जेड बी वाई इज इक्वल टू के क्रॉस जे प्लस ए जेड बी जेड इज इक्वल टू के क्रॉस के आ जाएगा। अब जहाँ जहाँ आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे के क्रॉस के होगा वहां पर नल वेक्टर आ जाएगा। तो ये हमने ले लिया जी नल वेक्टर। उसके बाद अगर प्रीवियस हम परपेंडिकुलर वाली प्रॉपर्टी देखें तो उसमें पता है कि आई क्रॉस जे क्रॉस के क्रॉस है, ये के आई जे के बराबर है। ये हम पीछे प्रूफ कर चुके हैं, अब हमें दोबारा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो जहाँ जहाँ ये वैल्यू, ये वेक्टर प्रोडक्ट के मल्टीप्लिकेशन जिस तरह से पुट करें तो हमें नजर आ रहा है कि जहाँ आई क्रॉस आई, उसके बाद जहाँ जे क्रॉस जे और के क्रॉस के, वहां पर हमने नल वेक्टर लगा दिए। वो सिर्फ 3 जगह है। अब जहाँ जहाँ ये बाकी जो दूसरे प्रोडक्ट है हमारे पास यूनिट वेक्टर्स फॉर्म में, तो इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे आई क्रॉस जे ये के बराबर है, यहाँ के पुट कर दिया। नेक्स्ट आई क्रॉस के, तो आई क्रॉस के नजर आ रहा है माइनस जे के बराबर है, तो हमने यहाँ पर माइनस जे पुट कर लिया। सिमिलरली जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई माइनस के बराबर है, तो देखें यहाँ माइनस के बराबर पुट कर लिया। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है जे, ये जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के क्या नजर आ रहा है प्लस आई के बराबर, तो हमने यहाँ पर प्लस आई लिख लिया। समझ आ गई। उसके बाद नेक्स्ट के क्रॉस आई, तो के क्रॉस आई है हमारे पास, के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे, तो देखें यहाँ पर हमें जे नजर आ रहा है। सिमिलरली नेक्स्ट के क्रॉस जे, तो के क्रॉस जे हमारे पास है माइनस आई के बराबर, तो यहाँ देखें माइनस आई लिखा हुआ। तो पता लगा हमने यूनिट वेक्टर फॉर्म के जो प्रोडक्ट थी वो सारे के सारे लिख ली। अब आगे क्या आंसर मिल रहा है, ये वाली जो 3 वैल्यू है, एक ये जिस पे स्टार लगा दिया, एक ये जिस पे स्टार लगा दिया, और एक ये जिस पे स्टार लगा दिया, ये तो सारी हो गई खत्म, 0। अब जो आई वाली वैल्यूज हैं उनको सेपरेट कर लें, उनमें से मतलब कि आई यूनिट वेक्टर कॉमन ले लें, और जो जे वाली वैल्यूज है उनमें जे यूनिट वेक्टर कॉमन ले लें, और जो के वाली वैल्यूज है उनमें के यूनिट वेक्टर कॉमन ले लें। जैसे ये हमारे पास ये है कि आई वाली वैल्यू और ये भी आई वाली वैल्यू है, तो कॉमन लेने से हमें पता लगा ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई है, प्लस सिमिलरली जे वालों को कॉमन ले, जैसे ये जे वाली वैल्यू एक ये है, उसके बाद जे वाली वैल्यू हमें एक ये नजर आ रही है, ये वाली। तो पता लगा जे वाली वैल्यू में जे कॉमन लेने से पता लगा कि ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड ये जे आ गया। सिमिलरली के वाली वैल्यूज देखें तो ए वाई बी के, और इधर से नेक्स्ट ये ए एक्स बी के, ये 3 के वाली वैल्यू है, तो ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, ये हमने इसमें से के कॉमन ले लिया। अब अगर इनको थोड़ा सा रीअरेंज करें, रीअरेंज करने से क्या नजर आ रहा है, ये वाले इक्वेशन मैंने एज इट इज लिख दिया है। अगर इसी इक्वेशन को देखो तो इस इक्वेशन में मैंने नेगेटिव कॉमन ले लिया। क्या किया है, टेक नेगेटिव कॉमन। जैसे नेगेटिव कॉमन लेंगे तो ये नेगेटिव वाली वैल्यू प्लस बन जाएगी और प्लस वाली वैल्यू नेगेटिव बन जाएगी। तो नेगेटिव कॉमन लेने से जो ये वैल्यू प्लस में है इसको यहाँ लिख दिया ए एक्स बी जेड माइनस ये ए जेड बी एक्स है, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। सिर्फ ये सिंपली अरेंजमेंट की तो ये हमें इक्वेशन मिल गई ए क्रॉस बी की। तो ये मेमोराइज करने, अब ए क्रॉस बी फाइंड करने का एक तरीका तो ये है, ये तरीका थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर है, इसको थोड़ा सा शॉर्टकट तरीका देख रहे हैं। और शॉर्टकट तरीका हमारे पास डिटर्मिनेंट फॉर्म बाय 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फॉर्म। तो सेम उसी तरह से मैं कहता हूँ कि 2 हमारे पास वेक्टर ए और बी हैं। डिटर्मिनेंट फॉर्म लेने के लिए पहले हमने तीनों वेक्टर्स में जो कॉमन चीज़ है वो है आई जे के, वो हमने पहली रो में लिख लिया। उसके बाद दूसरी रो ली, दूसरी रो के अंदर पहले वेक्टर्स के जो कंपोनेंट है ए एक्स ए वाई ए जेड, ये हमने लिख लिया। उसके बाद तीसरी रो में हमने वेक्टर बी के कंपोनेंट बी एक्स बी वाई बी जेड यहाँ पर लिख लिया। ओके क्लियर। अब जरा इसको सॉल्व करें। सॉल्व करने का बड़ा सिंपल तरीका है। देखें, ये वैसे तो इसका प्रॉपर तरीका ये होता है कि 3x3 मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए को फैक्टर फाइंड करने पड़ते हैं, तो हमें उस तरीके में नहीं जाना, उन चीज़ों की तरफ शिफ्ट नहीं होना।
शॉर्टकट तरीका इसका ये याद रखना है कि सबसे पहले आपने ना ये जो पहला हमारे पास ये नंबर ठहरा हुआ है यहाँ पर पहली एंट्री, पहली रो में पहली एंट्री, इसके साथ प्लस का साइन लगाना है। ये ऑड नंबर में है तो इसके बिल्कुल और यहाँ लिख कर इसके सामने जो कॉलम होगा ये भी स्किप कर देंगे, इसके सामने जो रो होगी ये भी स्किप हो जाएगी। बाकी बचेगा AY AZ BY BZ। फिर उसके बाद हम लेंगे दूसरी एंट्री, इस पहली रो की दूसरी एंट्री में ये चूंकि ऑड नंबर पर है, ऑड नंबर वाले को आपने लगाना है नेगेटिव का साइन, तो नेगेटिव J और इसके सामने वाला ये सारा कॉलम खत्म और इसके सामने ये सारे रो खत्म। बाकी बचा AX AZ BY BZ, ये हमने लिख लिया। उसके बाद फिर इसी पहली रो के अंदर थर्ड एंट्री देखें के अगेन तीसरे नंबर पर यानी ऑड नंबर पर ठहरा हुआ है। तो याद रखें जब भी ऑड नंबर होगा, ऑड नंबर पर ठहरी हुई वैल्यू होगी उसके साथ प्लस का साइन लगाना है, और अगर इवन नंबर पर वैल्यू ठहरी हुई वैल्यू होगी तो उसके साथ आपने नेगेटिव साइन लगाना है। ये सिंपल एक शॉर्टकट मेथड है, शॉर्टकट टेक्निक है। वरना इसका प्रॉपर तरीका ये है कि माइनर को फैक्टर कंसेप्ट देखें और को फैक्टर्स के जरिए हमें पता लगता है कि ऑड नंबर के साथ पॉजिटिव साइन होता है, इवन के साथ नेगेटिव साइन होता है। एनी हाउ, तो अभी बिल्कुल इसके सामने ये कॉलम कैन स्किप हो गया और ये हमारे पास रो खुद स्किप हो गई। बाकी बचा है AX AY BX BY। अब ये 2x2 के हमारे पास मैट्रिक्स 3 बच चुके हैं। अब इनका सोल्यूशन निकालें। 2x2 मैट्रिक्स सॉल्व करने का तरीका होता है, ये प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, ये सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट होते हैं। तो प्राइमरी को आपस में मल्टीप्लाई करें, सेकेंडरी को आपस में मल्टीप्लाई करें, जवाब मिलेगा AY BZ माइनस AZ BY। ये आई मिल गया माइनस इनको प्राइमरी को आपस में और सेकेंडरी को आपस में, तो यहाँ से मिला AX BZ माइनस AZ BX। सिमिलरली थर्ड में भी इसी तरह से प्राइमरी को आपस में मल्टीप्लाई करें और सेकेंडरी को आपस में, तो AX BY माइनस AY BX ये हमारे पास इसकी मल्टीप्लिकेशन आ गई। और अगर आप नोट करें तो ये वही A क्रॉस B है जो हमने पीछे फाइंड किया था। तो इसका दूसरा तरीका जो कि थोड़ा सा टेक्निकल है बट इजी मेथड है, तो हम नॉर्मली जो आगे MCQ और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, उसके अंदर हम यही शॉर्टकट टेक्निक ही यूज़ करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए। तो इसलिए ये टेक्निक समझना लाजमी है। उसके बाद नेक्स्ट देख रहे हैं कि लास्ट पॉइंट, लास्ट प्रॉपर्टी, लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स कि क्या वेक्टर प्रोडक्ट एरिया पैरेललोग्राम के बराबर है या नहीं। उसके लिए हम दो वेक्टर लेते हैं, वेक्टर A वेक्टर B। वेक्टर A और वेक्टर B को अगर देखूं तो इसका अगर ये पोर्शन मिला लिया जाए तो हमें लग रहा है कि ये एक पैरेललोग्राम की शेप है, क्योंकि पैरेललोग्राम की शेप भी ऐसे ही होती है। एनीहाउ फिलहाल के लिए जरा समझें कि वेक्टर B से प्रोजेक्शन ड्रा किया वेक्टर A पर, जैसे प्रोजेक्शन ड्रा किया तो ये जो जगह हमारे पास ये वेक्टर B का x कंपोनेंट है, पढ़ चुके हैं हम, और यहाँ मिलेगा हमारे पास वेक्टर B का y कंपोनेंट जो कि B साइन थीटा के बराबर है। समझ आ गई। अब जरा फिगर में देखें, नजर आ रहा है कि ये जो B ऑफ x है ये वेक्टर A के पैरेलल है। सिमिलरली जो B ऑफ y है वो वेक्टर A के परपेंडिकुलर है। तो याद रखें वेक्टर प्रोडक्ट ये कहता है कि कितना दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। पैरेलल नहीं लेना हमने, तो पैरेलल वाले को स्किप कर दिया, परपेंडिकुलर वाला हमने ले लिया। A क्रॉस B मैग्नीट्यूड, ये दो लाइनें जो लगी हुई हैं, इन दो लाइनों का मतलब होता है मैग्नीट्यूड, विच इज इक्वल टू वेक्टर A मल्टीप्लाई। अब B वेक्टर का वो मैग्नीट्यूड लेना है जो कि वेक्टर A के परपेंडिकुलर, जो कि B y वाला है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ B वेक्टर परपेंडिकुलर टू A, और ये बराबर है हमारे पास B साइन थीटा के। तो हमने यहाँ पर लिखा A क्रॉस B इज इक्वल टू A एज इट इज आ गया और इसकी जगह B साइन थीटा आ गया। ओके, अब अगर इस पूरी डायग्राम को देखें जो कि एज अ पैरेललोग्राम हमें नजर आ रही है, इसमें नजर आ रहा है कि ये वाला जो पोर्शन है ना हमारे पास, ये वाला पोर्शन, ये हमारे पास है वेक्टर A की मैग्नीट्यूड, जिसको सिंपली A से जाहिर कर सकते हैं, और ये इस पैरेललोग्राम की बेस है। जबकि ये वाला जो पोर्शन है ये इस पैरेललोग्राम में हाइट के बराबर है। हम लिख सकते हैं कि A की जगह बेस लिख लें और B साइन थीटा की जगह हाइट ऑफ पैरेललोग्राम लिख लें। तो बेस मल्टीप्लाई हाइट ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है। तो हमने यहाँ से प्रूफ कर लिया कि वेक्टर प्रोडक्ट असल में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के बराबर होते हैं। उसके बाद जरा MCQ कंसेप्ट सीख रहे हैं। MCQ कंसेप्ट यही है कि वो आपसे पूछ सकते हैं कि बताएं कितने एंगल पर क्रॉस प्रोडक्ट जीरो या मिनिमम है। तो नजर आ रहे हैं 0 डिग्री एंगल पर भी जीरो मिनिमम है और 180 डिग्री एंगल पर भी जीरो या मिनिमम है। सिमिलरली वो आपसे ये पूछ ले कि कितने एंगल पर
मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट मैक्सिमम होती है, तो याद रखें वो 90 डिग्री पर है, क्योंकि साइन 90 पर 1 होता है और यहाँ से मैक्सिमम मिल रही है। फिर वो आपसे पूछ सकता है कि बताएं कितने डिग्री पर क्रॉस प्रोडक्ट अपनी मैक्सिमम वैल्यू का हाफ है। तो देखिए हाफ कहाँ नजर आ रहा है, 1/2 30 डिग्री पर, तो हम कहेंगे 30 डिग्री पर हाफ ऑफ मैक्सिमम वैल्यू है। 45 डिग्री पर अगर पूछ ले तो वहाँ होगी 1/2 अंडर रूट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। सिमिलरली अगर 60 डिग्री पर पूछ ले तो हम कह सकते हैं कि अपनी मैक्सिमम वैल्यू का 3/√/2 60 डिग्री पर होता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये थी कुछ करैक्टरिस्टिक्स और एमसीक्यू कंसेप्ट वेक्टर प्रोडक्ट के। तो अगले लेक्चर के अंदर हम इसी पूरे वेक्टर प्रोडक्ट से रिलेटेड बोर्ड में आने वाली तकरीबन 22 से 23 एमसीक्यूज को बाकायदा सॉल्व करेंगे। तो अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।